सरोज की शादी अभिनंदन के साथ हुई थी। अभिनंदन एक बैंक में मैनेजर था और लड़की की शादी सरकारी नौकरी वाले लड़के से हो जाना बहुत बड़ी बात मानी जाती है। इसलिए अभिनंदन से शादी के लिए सरोज के मम्मी पापा ने अच्छा खासा दहेज दिया था। सरोज की सास भानुमति जी को यह सोचकर कि हमारी बेटी ससुराल में खुश रहेगी और उसका फ्यूचर सिक्योर रहेगा। अभिनंदन का एक भरा पूरा परिवार था जिसमें उसके दो छोटे भाई और दो छोटी बहनें थीं। सबकी जिम्मेदारी अभिनंदन के ऊपर थी। क्योंकि वह घर का बड़ा बेटा था, वह अपनी सारी जिम्मेदारियां अच्छे से निभाता था। हालांकि अभिनंदन घर से भी मजबूत था। अच्छा खासा घर था अभिनंदन का, जिसे उसके पिता ने बनवाया था। अच्छी खासी ज़मीन जायदाद थी और उसकी माँ भानुमति जी के पास अच्छे खासे जेवर भी थे, जो कि उन्हें उनकी शादी में मिले थे। कुछ उनके मायके से और कुछ उनकी सास ने उन्हें दिए थे। लेकिन भानुमति जी एक बहुत ही शैतान और मक्कार टाइप की औरत थी। सरोज की विदाई के वक्त सरोज के दहेज का सारा सामान सरोज से पहले ही घर आ चुका था, जिसे भानुमति जी ने अपने हिसाब से अपने कमरे में रखवा लिया था। साथ ही साथ सरोज की अलमारी भी अपने कमरे में रखवा ली थी और उसकी चाबी भी खुद रख ली थी। भानुमति जी के दिमाग में काफ़ी खुराफाती भरी थी। सरोज के विदा होकर आने के कुछ दिनों बाद भानुमति जी ने सरोज से बोला कि वह अपने सारे जेवर उतार कर अपनी अलमारी में रख दे। सरोज तो कुछ समझ ही नहीं पा रही थी कि भानुमति जी ने उसका सारा सामान अपने कमरे में क्यों रखवा लिया है और सारे सामान की चाबी भी उन्होंने ले रखी है। सरोज के कमरे में सिर्फ एक लोहे का बक्सा था जिसमें सरोज के पहनने के कपड़े थे। लेकिन नई नई सरोज वह क्या बोलती। उसने अपने सारे जेवर उतार कर अपनी अलमारी में डाल दिए और अलमारी बंद करते ही उसके हाथ से चाबी दोबारा भानुमति जी ने ले लिया। बस वही दिन था जब सरोज ने अपने जेवर आखिरी बार देखे थे। अगर सरोज कभी अपने जेवरों का जिक्र भी करती तो भानुमति जी साफ मना कर देती और कहती कि उनके पास जेवर सुरक्षित है, सरोज उन्हें संभाल नहीं पाएगी और अगर उसे पहनने के लिए चाहिए तो आर्टिफिशियल जेवर खरीद कर पहन ले, असली जेवर पहनना सुरक्षित नहीं है। सरोज को बहुत गुस्सा आता था कि अपने खुद के जेवर वह छू भी नहीं सकती थी। साथ ही साथ अपनी खुद की शादी में आया ज़्यादातर सामान उसने दोबारा देखा भी नहीं था। सब कुछ भानुमति जी ने अपने हिसाब से सेट कर दिया था। सरोज कभी कभी अभिनंदन से इस बारे में बोलती थी तो अभिनंदन बोलता था, जो चाहिए सब तो दे रहा हूँ और माँ तुम्हारे जेवर लेकर क्या करेंगी, उनके पास तो खुद तुमसे कहीं ज़्यादा जेवर हैं। माँ को तुमसे ज़्यादा अनुभव है, इसलिए उन्होंने तुम्हारे जेवर संभाल कर रखे हैं और मैं इस घर का बड़ा बेटा हूँ, तो मुझे इन घर के फालतू पचड़ों में डालकर घर के प्रति मेरी जिम्मेदारियों को ख़त्म करवाने की कोशिश मत करो। क्योंकि पिताजी भी नहीं है तो मेरा फ़र्ज बनता है सारी भाई बहनों की ज़िंदगी संभालने की, और तुम्हारा भी यही फ़र्ज है। सरोज को समझ में आ चुका था कि अभिनंदन पूरी तरह से भानुमति जी का श्रवण कुमार बेटा है और उससे ज़्यादा कुछ उम्मीद करना बेकार है। इसी बीच सरोज की बड़ी ननंद की शादी हो गई और जब सरोज पहली बार अपनी ननंद के ससुराल गई तो ननंद के कमरे में अपनी शादी में मिला पंखा, कूलर, बेड वगैरह देखा, जिसे पहचानने में सरोज को बिल्कुल देर नहीं लगी और घर आकर उसने इस बारे में अभिनंदन से बात की तो उसका कहना था, तुम्हें किसी बात की कोई कमी है क्या? सामान रखे रखे ख़राब हो जाता तो बहन की शादी में दे दिया, ऐसी कौन सी बड़ी आफत आ गई है, जब ज़रूरत होगी खरीद लेना। लेकिन वह वक्त कभी नहीं आता था। सरोज खून का घूंट पी कर रह जाती थी। कुछ दिनों बाद उसकी छोटी ननंद की भी शादी हो गई। इस बार सरोज ने पहले से ध्यान रखा हुआ था और तिलक के दिन उसने गौर किया कि उसकी शादी में मिले सारे कांसे, पीतल और चांदी के बर्तन, ड्रेसिंग टेबल, टीवी वगैरह छोटी ननंद के ससुराल बड़े शान से भेजा जा रहा था। साथ ही साथ दामाद के लिए उसके मायके से अभिनंदन को मिली अंगूठी को भी भेजा जा रहा था। अब तो सरोज बहुत परेशान हो गई और वह अभिनंदन से बोलने लगी, अब तक तो मेरे सामान को ठिकाने लगाया जा रहा था, अब तो आपको मिले जेवर भी आपके बहनोई को दे दिए जा रहे हैं। अभिनंदन ने बोला, हाँ तो क्या हुआ, वैसे भी बहन की शादी मुझे करनी थी, या तो मैं खरीद कर देता या मैं खुद की शादी में मिला हुआ दे दूँ, क्या फ़र्क पड़ता है, तुम्हें जब ज़रूरत होगी हम खरीद लेंगे ना। सरोज को समझ में आ चुका था कि अभिनंदन से कुछ भी बोलना बेकार है। उसके लिए भानुमति जी हमेशा सही थी और सही रहेंगी। लेकिन सरोज का खून खौल रहा था। उसके बाद एक एक करके उसके दोनों देवरों की शादी हो गई और दोनों की शादियों में सरोज के मायके से मिले जेवरों को
आधा आधा करके भानुमति जी ने उन्हें चढ़ा दिया, जो अब उनका हो चुका था। सरोज ने इस पर कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि उसे पता था अभिनंदन को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसका एक ही जवाब रहेगा, तुम्हें क्या कमी है, क्या चाहिए? जब चाहिए होंगे नए जेवर बन जाएंगे। पर वह दिन कभी नहीं आएगा, क्योंकि भाई बहनों की शादी के बाद उसके बच्चों की पढ़ाई लिखाई का समय आ चुका रहेगा, जिस पर उन्हें पैसा खर्च करना होगा। अपनी बीवी के शौक पूरे करने के लिए अभिनंदन पैसा बचा ही कब पाएगा। भानुमति जी भी खुश थी कि अपने जेवर देखकर सरोज कोई बवाल नहीं मचा रही। सरोज के दोनों देवर इतने दिनों में अपनी माँ को अच्छे से समझ गए थे, और वह दोनों अभिनंदन की तरह श्रवण कुमार भी नहीं थे। इसलिए शादी होते ही उन लोगों ने अपना अपना अलग ठिकाना ढूंढ लिया और बहुत आसानी से अपनी बीवियों को लेकर अलग हो गए। हालांकि उनकी बीवियों के ऊपर भी भानुमति जी ने जोर चलाने की कोशिश की थी और उनका सामान भी अपने कमरे में रखवाया था, लेकिन उनकी बीवियों ने आते ही हंगामा मचा दिया और अपना सामान तुरंत वहां से निकलवा लिया और कुछ दिनों में ही उस घर से ही निकल गई। भानुमति जी को भी समझ में आ चुका था कि उनका हुक्म बस अभिनंदन और सरोज पर ही चल सकता है। अभिनंदन के सिर से उसके सारे भाई बहनों की जिम्मेदारी अब खत्म हो चुकी थी। भानुमति जी भी खुश थी कि उनके सारे बच्चे अपने अपने घर परिवार में एडजस्ट हो चुके हैं और उनके पास अच्छी खासी जमा पूंजी अभी भी बची है, जिसके लालच में उनके बच्चे उनके जीवित रहने तक उनकी सेवा करेंगे। भानुमति जी इसी गुमान में रहती थीं। इसी बीच सरोज के भाई की शादी तय हो गई और शादी अगले साल होने की बात थी। सरोज ने अभिनंदन से बोला, अब मेरे भाई की शादी है और क्या मैं उसकी शादी में अपने गहने नहीं पहनूंगी? मेरी अलमारी की चाबी तो आज तक आपकी माँ के पास ही है और अब उसमें बचा भी क्या है? सब कुछ तो उन्होंने निकाल लिया। अब क्या यह अच्छा लगेगा कि अपने ही भाई की शादी में मैं गहने ना पहनूं और मेरे ही गहने मेरी देवरानियाँ वहाँ पर पहन कर घूमें? मुझे नए गहने बनवा कर दे दो। इस पर भानुमति जी ने बोला, क्या बकवास कर रही है? तेरी बेटी बड़ी हो रही है, उसके लिए गहने बनवाने की जगह तू अपने लिए गहने बनवाने की बात कर रही है। और यहाँ ले तेरी अलमारी की चाबी। मुझे क्या करना है तेरी अलमारी की चाबी से? कहकर उन्होंने चाबी सरोज की तरफ फेंक दी। पर सरोज ने बोल दिया, अब इस चाबी का मैं क्या करूँगी, जब इसमें मेरे लिए कुछ बचा ही नहीं है। सब कुछ तो आपने अपने लाडलों के ऊपर न्यौछावर कर दिया, कुछ बेटियों पर और कुछ बेटों की पत्नियों पर, और मेरा पति मूक दर्शक बना रहा। आखिर श्रवण कुमार जो है, अब मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे मेरे भाई की शादी में जेवर चाहिए। अभिनंदन ने बोला, अरे तो तुम चिंता क्यों करती हो, अगले साल है तुम्हारे भाई की शादी ना? तो सरोज ने तुरंत ही बोला, तो क्या अगले साल तक तुम मेरे सारे जेवर बनवा दोगे? अभिनंदन को बहुत अच्छे से पता था कि वह लाख कोशिश कर ले, अगले साल तक एक दो छोटे मोटे जेवर के अलावा वह सरोज के लिए कुछ नहीं खरीद सकता। इसलिए वह खामोश था। लेकिन सरोज आज चुप रहने वाली नहीं थी। वैसे भी सरोज की शादी को काफ़ी साल हो चुके थे। अभिनंदन अब उसके काफ़ी करीब आ चुका था, इसलिए उसके कुछ बोलने पर वह भड़कता नहीं था, बल्कि समझता था कि वह अपनी जगह पर सही है, गलत वह कुछ भी नहीं बोल रही। सरोज गुस्से में पागल हो रही थी, तो अभिनंदन ने भानुमति जी से बोला, अरे मम्मी, अब औरतों का मोह तो जेवर से रहता ही है, इसके पास जेवर बचे नहीं हैं। आप इसे अपने कुछ जेवर दे दो ताकि इसके मन को संतुष्टि मिल जाए और यह उसे अपने भाई की शादी में पहन भी सके, तो इसे तसल्ली भी हो जाए कि हमने अगर इसके जेवर किसी को दिए हैं तो उसके बदले अब इसे जेवर मिल गए हैं। इस पर भानुमति जी ने साफ बोल दिया, कैसी बकवास कर रहा है अभिनंदन तू? ऐसे कैसे मैं अपने कुछ जेवर तेरी बीवी को दे दूँ? मेरे जेवर पर मेरी तीनों बहुओं का बराबर का हक है और मेरे जीते जी मैं अपने जेवर किसी को भी नहीं दूंगी और मेरे मरने के बाद तीनों बहुएं आपस में बराबर बराबर बांट लेंगी। जेवर के लालच में ही सही, कम से कम मेरी सेवा तो करेंगी। मैं अपने जीते जी अपने जेवर किसी को नहीं देने वाली। अभिनंदन को समझ में आ चुका था कि उसकी माँ की सेवा कौन करने वाला है। घर में सरोज के अलावा कौन बहू बची है और किस मुंह से भानुमति जी बोल रही हैं कि सारे जेवर तीनों बहुओं में बटेंगे। अभिनंदन को भी अच्छे से पता था कि सरोज के ही जेवर उन्होंने अपनी बाकी की दोनों बहुओं को चढ़ा दिए हैं और दहेज का सारा सामान अपनी दोनों बेटियों को दे दिया है। आज अभिनंदन को सरोज का दर्द साफ दिख रहा था और भानुमति जी की चालाकी भी, लेकिन अभिनंदन सरोज के लिए कुछ नहीं कर पा रहा था। वह नज़रें नीची करके चुपचाप वहाँ से चला गया। अभिनंदन को भी समझ में आ चुका था कि भानुमति जी कितनी शातिर और चालाक है। उसने तो एक बेटे का फ़र्ज निभाया, पर भानुमति जी माँ का फ़र्ज निभाने से पीछे हट गई। उसने तो भाई बहनों के प्रति अपनी जिम्मेदारियाँ निभाई और आज वही बेवकूफ़ बन गया। उसके भाई और बहन मज़े से अपनी अपनी ज़िंदगी एंजॉय कर रहे हैं और उसकी पत्नी एक एक जेवर के लिए तरस रही है और उसकी इतनी भी औकात नहीं
कि पत्नी के लिए जेवर बनवा पाए, क्योंकि अब उसके खर्च काफ़ी बढ़ चुके हैं। बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनके लिए सेविंग भी करनी है, उनके खर्च भी अलग हैं। इसी तरह से करीब 1 साल का वक्त बीत गया और सरोज के भाई की शादी का दिन आ गया। भानुमति जी ने अपना कोई भी जेवर सरोज को नहीं दिया था। सरोज अपने भाई की शादी में गई। अभिनंदन को बुरा लग रहा था कि उसकी पत्नी अपने ही मायके में जेवर नहीं पहनेगी और उसके भाइयों की बीवियां उसके ही जेवर पहनकर शादी में इतराएंगी। लेकिन शादी के लिए तैयार होते वक्त सरोज ने अच्छे खासे जेवर पहन रखे थे, जिसे देखकर अभिनंदन हैरान था। उसे लगा कि शायद सारे जेवर नकली होंगे, लेकिन सरोज ने बोला वह सारे जेवर असली हैं। अभिनंदन को कुछ समझ में नहीं आया। सरोज ने बोला, घर चलकर इस बारे में बात करते हैं। कुछ दिनों में सरोज और अभिनंदन घर आ चुके थे और भानुमति जी ने बोला, क्यों, निपट गई ना तेरे भाई की शादी अच्छे से? तेरे जेवर नहीं पहनने से शादी में कोई विघ्न भी नहीं आया होगा। बस फालतू का कलह मचा रही थी तू। अरे कौन देखता है आजकल के ज़माने में कि किसने क्या जेवर पहने हैं। इस पर सरोज ने बोला, सब देखते हैं मम्मी जी, और सब ने मेरा जेवर भी देखा और मेरा जेवर देखकर तो सब हैरान हो गए। इतने शानदार जेवर जो पहन रखे थे मैंने, आपको देखने हैं। कहकर सरोज ने अपने जेवर भानुमति जी को दिखाने शुरू कर दिए, जिसे देखकर भानुमति जी हैरान हो गई और अभिनंदन से बोला, अरे अभिनंदन, तूने 1 साल में सरोज के लिए इतने जेवर कैसे बनवा दिए? तो सरोज ने बोला, अरे मम्मी जी, यहाँ कहाँ इतने जेवर बनवा पाएंगे, इतने पैसे कहाँ हैं इनके पास, यह सारे जेवर तो मैंने खुद बनवाए हैं। सुनकर भानुमति जी हैरान हो गई और बोली, तूने खुद कैसे बनवा लिए, तेरे पास पैसे कैसे आए? सरोज ने बोला, यह उतने ही जेवर हैं जितना मुझे मेरी शादी में मिले थे और मेरे मम्मी पापा ने दिए थे, जिन पर कि सिर्फ और सिर्फ मेरा हक था, लेकिन आपने मुझसे मेरा हक छीन लिया था। भानुमति जी और अभिनंदन हैरान थे कि सरोज ने क्या किया है। सरोज ने बोला, तो एक दिन चुपके से मैंने आपके बक्से की चाबी चुरा ली और आपके बक्से से उतना जेवर निकाल लिए जिन पर कि मेरा हक था, और उन्हें गलवाकर अपने लिए यह नए जेवर बनवा लिए, क्योंकि इन पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक था। सुनकर भानुमति जी हैरान हो गई और बोली, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरे बक्से को हाथ लगाने की? सरोज ने बोला, बिल्कुल वैसे ही जैसे इतने दिनों से आपने मेरी अलमारी को अपने कब्जे में रखकर मेरे सारे जेवर गायब कर दिए। आपके बक्से से मैंने सिर्फ उतने ही जेवर निकाले हैं जिन पर कि मेरा हक था, जो कि मुझे मायके से मिले थे। आप चाहती तो अपनी बहू को अपने जेवर चढ़ा सकती थी, लेकिन आपने तो मेरे जेवर उन्हें चढ़ा दिए, और मेरी शादी में आपने जो कुछ भी चढ़ाया था वह तो आपने उसी वक्त वापस ले लिया था। तो उन जेवरों को भी मैंने ले लिया है जो कि मुझे शादी में ससुराल से चढ़ाए गए थे, और उतना सोना ले लिया है जितना मेरे माँ बाप ने मुझे शादी में दिया था। आपके बाकी का सोना आपके बक्से में सुरक्षित पड़ा हुआ है, जिसका कि बराबर बराबर बंटवारा होगा। सुनकर भानुमति जी और अभिनंदन हैरान हो गए कि सरोज ऐसा भी कर सकती है, और भानुमति जी ने हड़बड़ाकर अपना बक्सा खोला और सच में उसमें से कुछ जेवर गायब थे जिन्हें सरोज ने गायब किया था। भानुमति जी चिल्लाते हुए बोल रही थी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे जेवरों को हाथ लगाने की? मैं तुम लोगों को इस घर से बाहर कर दूंगी, मैं पुलिस में शिकायत करूंगी। सरोज ने बोला, बिल्कुल कीजिए, लेकिन आपके जेवरों का कोई सबूत नहीं मिलेगा, ना कोई फ़ोटो, ना कोई ऐसा सबूत जिससे कि साबित हो कि मेरे नए जेवर आपके जेवरों को गलाकर बनाए गए हैं। लेकिन अगर मैंने आपकी पुलिस कंप्लेंट कर दी ना, तो मेरे जेवरों का पूरा सबूत मिल जाएगा, और फिर जेल कौन जाएगा, आप खुद समझदार हैं। और रही हमें घर से निकालने की बात, तो निकाल दीजिए हमें घर से। मैं तो खुद इस घर से निकल जाना चाहती हूँ और शांति से अपने पति और बच्चों के साथ बिना किसी जिम्मेदारी की ज़िंदगी जीना चाहती हूँ, जैसा कि आपकी बाकी की दोनों बहुएं जी रही हैं। हम भी चले जाएंगे, देखते हैं फिर आप अपनी इस हवेली में किस बहू से अपनी सेवा करवाती हैं। भानुमति जी को समझ में आ चुका था कि सरोज ने बहुत सोच समझ कर सब कुछ किया है और वह बुरी तरह से फंस चुकी हैं। फिर उन्होंने अभिनंदन से बोला, देख रहा है ना तेरी बीवी मेरे साथ क्या खेल खेल रही है, और तू चुपचाप खड़ा है। अभिनंदन ने साफ साफ बोल दिया, माँ, जब आप यही सारा खेल सरोज के साथ खेल रही थी तब भी तो मैं चुपचाप खड़ा था ना, तो आज भी मैं चुपचाप खड़ा हूँ। ना मैंने उस वक्त कुछ बोला था, ना मैं आज कुछ बोलूँगा। कहकर अभिनंदन अपने कमरे में चला गया और सरोज भी मुस्कुराते हुए अपने सारे जेवर लेकर अपने कमरे में चली गई, क्योंकि उसने कुछ दिनों पहले ही एक नई अलमारी खरीदी थी जिसकी चाबी उसके खुद के पास थी और वह अलमारी उसके कमरे में थी।